हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ द जीएसटी। सो इसका सबसे पहला चैप्टर है रिटर्न। अगर हम रिटर्न के बारे में देखें तो रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जो कि टैक्स पेयर का है। जो बंदा टैक्स पे करता है वो अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और उसे ही रिटर्न कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप और समझ पाएंगे कि रिटर्न क्या होता है। देखो, रिटर्न से क्या होता है कि हम टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचा सकते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तक। इससे एक और हेल्प मिलती है कि ये टैक्स पेयर को उसका रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है कि बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ हुए हैं, वो सब वो एकदम रिकॉर्ड में रख सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एसएससी है उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, मतलब कितना टैक्स उसे सबमिट करना है। इससे टैक्स की चोरी होने से भी बच जाता है, क्योंकि बंदा रिटर्न फाइल करता है तो सब कुछ दिख जाता है कि जी कौन कौन सी सप्लाई इसने करी है और कितना टैक्स इसे देना है। जितने भी जीएसटी रिटर्न हैं वो फाइल करने होते हैं ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है। गवर्नमेंट जो है इसकी हेल्प से, इस रिटर्न की हेल्प से गवर्नमेंट ना सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है टैक्स पेयर की वो अपने पास कलेक्ट कर पाती है। और ये जो पोर्टल है जिस पे हमें जीएसटी फाइल करना होता है उसका नाम है www.gst.gov.in। देखो, आप सबको पता होगा कि इस यूनिट से सिर्फ हमारी थ्योरी ही आनी है, तो इस यूनिट को आप अच्छे से करके जाइए। ये यूनिट पूरे 15 नंबर की है। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो जो भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं किस पीरियड के बीच में, देखो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए थे आज, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला 15 दिन बाद। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड होगा ना, आज का रजिस्ट्रेशन और 15 दिन, मतलब आपको जो लायबल टू रजिस्ट्रेशन एंड द डे यू रिसीव द रजिस्ट्रेशन, इस पूरे टाइम के बीच का जो भी रिटर्न होगा वो आपको फाइल करना होगा। ठीक है, आपके फर्स्ट रिटर्न के टाइम पे, मतलब जब भी आप अपना फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे ना, तो आप इस पूरे पीरियड की लायबल टू रजिस्ट्रेशन एंड डेट एट विच रजिस्ट्रेशन गेट, उस पूरे टाइम पीरियड का आप रिटर्न फाइल करोगे। और ये डिफाइन है अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017। अब आ जाते हैं हम एनुअल रिटर्न क्या होता है। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं अदर देन इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो पर्सन टैक्स पे करते हैं 52, 51 एंड 52 के अंदर, सीटीपी एंड एनआरटीपी, इन सबको छोड़ के एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। बस इनको एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करना होता है। ठीक है, और इस एनुअल रिटर्न के अंदर उन्हें क्या क्या देना होता है, एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना होता है, रिकंसाइलिंग वैल्यू देनी होती है सप्लाई की, मतलब कितनी सप्लाई करी है, इनवर्ड आउटवर्ड कितनी सप्लाई है वो सब बताना होता है। और इसके साथ साथ एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसके अंदर देना होता है। और ये एनुअल रिटर्न जो है वो फॉर्म GSTR 09 में फाइल किया जाता है ऑन एंड बिफोर द 31st डे ऑफ द दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब अगर ये वाला साल है तो इस साल का जो रिटर्न है वो मुझे अगले साल के 31 दिसंबर से पहले पहले भरना होगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली मैं पोर्टल के थ्रू भर सकती हूँ या फिर थ्रू द फैसिलिटेशन सेंटर में जाके भर सकती हूँ। लेकिन देखो, जो लोग सेक्शन 10 के अंदर अपना सेक्शन 10 के अंदर रजिस्टर्ड है, सेक्शन 10 अगर आपने मेरी वीडियो पिछली ध्यान से देखी होगी तो सेक्शन 10 होता है कॉम्पोजिट सप्लायर, जो कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर होते हैं, उन्हें एनुअल रिटर्न भरना होता है फॉर्म GSTR 9B के अंदर। ओके, सेक्शन 10 जो होता है वो कॉम्पोजिशन लीव वाले होते हैं। मैंने यहाँ लिख के बता भी दिया है ताकि सब कुछ समझ आए। और जो लोग ECO होते हैं, ECO क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल ऑपरेटर, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन वगैरह, इन लोगों को अपना टैक्स कलेक्ट करना होता है, TCS कलेक्ट करना होता है सेक्शन 51 और 52 के अंदर, और इन्हें अपना जो रिटर्न है वो फॉर्म GSTR 9B के अंदर भरना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगला ये फॉर्म GSTR 9C के ऊपर। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ECO, CTP एंड NRTP, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट मतलब टोटल टैक्सेबल एग्जेम सब कुछ, जो एग्रीगेट टर्नओवर हमने निकालना सीखा था, अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी भरना पड़ता है GSTR 9C में। मतलब GSTR 9B तो भरेंगी, इसके साथ साथ अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो GSTR 9C भी भरेंगे। तो यहाँ पे आपका रिटर्न चैप्टर जो है वो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनल रिटर्न्स। अब कई सारे रिटर्न भरने होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें रिटर्न होता है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब भरते हो, जब आपका जो बिजनेस है बंद होने वाला होता है या बंद हो चुका होता है। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिन्हें फाइनल रिटर्न भरना जो भी रिटर्न भरते थे सेक्शन 39 के अंदर, ठीक है, और अब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो उन्हें जो उनकी डेट ऑफ कैंसिलेशन है या जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उसके 3 मंथ के अंदर अंदर उन्हें अपना ये फाइनल रिटर्न भरना होता है। ठीक है,
या तो वो ऐसे फाइनल रिटर्न भर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फॉर्म GSTR 10 में वो अपना फाइनल रिटर्न भर सकते हैं। अब आ जाता है लेट फी को लेके। अगर आपने ड्यू डेट तक किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने ड्यू डेट तक अपनी आउटवर्ड या इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न नहीं भरा है तो उसे लेट फी लगेगी। हर दिन की 100 रुपये लेट फी लगेगी और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की आपकी लेट फी लगती है। अब हम पढ़ते हैं कि ये ड्यू डेट है क्या। तो हर एक की ड्यू डेट अलग है, हर फॉर्म की ड्यू डेट अलग है। GSTR 01 की जो ड्यू डेट है वो है 10th डे, 10वीं तारीख। मतलब इस महीने का जो रिटर्न मेरा भरना होना चाहिए, ड्यू डेट है अगले महीने की 10 तारीख। इसके अंदर मंथली डिटेल होती है आउटवर्ड सप्लाई की, जो भी टैक्सेबल गुड्स की आउटवर्ड सप्लाई होती है, टैक्सेबल गुड्स की आउटवर्ड सप्लाई, उस सब की सारी डिटेल इसके अंदर लिखी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है GSTR 1A। इसके अंदर इनवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल होती है और इसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 15 तारीख। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई हमें एडिशन करना होता है या फिर डिलीशन करना होता है ना आउटवर्ड सप्लाई का, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब आ जाता है हमारा GSTR 2। ये मंथली बेसिस पे भरा जाता है और इसके अंदर इनवर्ड सप्लाई की ही डिटेल होती है। ठीक है, और अगले महीने की 15 तारीख तक ही भरा जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है। देखो, अगर इसमें कोई भी अपडेशन या डिलीशन करना होता है ना, तब हम GSTR 1A भरते हैं। पहले ये नहीं था, अब ये नया नया ऐड हुआ है कि अगर कुछ भी अपडेट या डिलीट करना होता है, जैसे गलत भरा गया, तो आप ये फॉर्म भरते हो, वरना इसे कंपलसरी नहीं है भरना। ऐसे ही GSTR 2A है, इसके अंदर डिटेल होती है आउटवर्ड सप्लाई की और वही सारी डिटेल आती है जो GSTR 01 में आपने भरी है, वही सारी डिटेल GSTR 2A में आती है। और इसके लिए ड्यू डेट इररिलेवेंट है, इसकी ड्यू डेट कोई ऐसी है नहीं कि इस दिन तक भरा होना चाहिए। देन GSTR 3, इसके अंदर मंथली रिटर्न आता है, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड दोनों की डिटेल आती है। अभी तक आपकी अलग अलग आ रही थी, अब इसमें टोटल इनवर्ड आउटवर्ड सबकी डिटेल आएगी और इसकी ड्यू डेट है 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख। ठीक है, देन GSTR 4 वो लोग भरते हैं जो कंपोजिशन सप्लाई के अंडर होते हैं और इसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 13 तारीख तक। इसकी ड्यू डेट होती है जो अगला क्वार्टर है उसके पहले महीने की 13 तारीख तक, अगले क्वार्टर की पहले महीने की 13 तारीख तक। अब आ जाते हैं GSTR, ये भी मंथली रिटर्न होता है और ये NRTPs को भरना होता है। इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग टैक्स पीरियड, मतलब अगले महीने की 20 तारीख तक, या फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर हो रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये भरना होता है। देन GSTR 6 जो है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भरते हैं और इसकी जो डेट है वो है ड्यू डेट 13 दिन, मतलब जो महीना एंड हुआ उसके अगले महीने की 13 दिन तक। देन आ जाता है GSTR 7। देखो, GSTR 7 वो लोग भरते हैं जो सेक्शन 51 के अंदर टैक्स कलेक्ट करते हैं और इसकी ड्यू डेट है, लिखा तो मैंने, ये नोट्स तो मेरी है, कि अगले महीने की जो 10वीं तारीख है तब तक आपको भरना होता है। देन आ जाते हैं GSTR 8। मेरे को पता है आपको ये बहुत लग रहा होगा इतने सारे रिटर्न हैं। देखो, इन रिटर्न में से किसी एक का भी पूछा जा सकता है तो आप समझ के चले जाना, वरना ऐसा भी आ सकता है कि रिटर्न्स के बारे में बता दो तो आप कम से कम 5 या 6 के बारे में लिख कर आ जाना। GSTR 8 जो है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, ओला, ये अमेजोन वगैरह वाले भरते हैं और इनकी डेट क्या है कि अगले महीने की 10वीं तारीख तक इनकी डेट होती है। और अगर आप लेट फीस मतलब रिटर्न नहीं भरते तो आप पे लेट फी लगती है और पर डे की 100 रुपये लेट फी लगती है, मैक्सिमम 10,000 तक लेट फी लग सकती है। GSTR 09 जो है वो एनुअल रिटर्न है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसे, एनुअल रिटर्न है और ये अगले साल के 31 दिसंबर तक आपको इसे भरना होता है। GSTR 09 जो होता है ना, वो भी एनुअल रिटर्न है, लेकिन ये नॉर्मल स्कीम वाले नहीं बल्कि कॉम्पोजिट स्कीम वाले भरते हैं और इसकी ड्यू डेट भी सेम ही है जो ऊपर वाले की है। GSTR 09B जो है वो ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वालों को ये भरनी होती है, जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं सेक्शन 52 के अंदर और इनकी ड्यू डेट भी सेम है, सबकी ड्यू डेट सेम है। देन आ जाता है GSTR 0C9। ये उन रजिस्टर्ड पर्सन को भरना पड़ता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में और इसकी ड्यू डेट भी सेम ही है। अब आ जाते हैं GSTR 10। GSTR 10 उनके लिए होता है जिनका या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या तो उन्होंने फिर खुद ही कैंसिल करवा लिया है और ये विद इन 3 मंथ, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आप इन्हें ये भरना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है टैक्स इनवॉइस ऑफ GST। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से देखना, वो तो सारे रिटर्न ही थे, अब टैक्स इनवॉइस आपका नेक्स्ट चैप्टर है। देखो,
जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस जो है वो हमारा सेक्शन वो हमारा CGST एक्ट 2017 में डिफाइन किया हुआ है। टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू करा जाता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अगर वो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है। लेकिन जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, ठीक है। टैक्स इनवॉइस का कोई फॉर्मेट जो है वो डिफाइन नहीं है, बट रूल 46 के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर्स होने ज़रूरी हैं टैक्स इनवॉइस में, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका नेम, एड्रेस ऑफ GSTN एंड ऑफ द सप्लायर। एक कॉन्सिक्वेंट सीरीज का सीरियल नंबर है 16 डिजिट का, उसमें एक ये नंबर प्रोवाइड होता है, ये होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपने किस दिन इशू करा है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस वो होना चाहिए। अगर आपका रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका GSTN होना चाहिए। अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए, और अलॉन्ग विद स्टेट कोड, किस स्टेट में वो है। इसके साथ साथ HSN क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये हमें पता करने में हेल्प करता है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज, आगे हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, HSN इंपॉर्टेंट है। ये गुड्स एंड सर्विस को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा गुड्स का डिस्क्रिप्शन, क्या क्या हमने गुड्स सप्लाई करे हैं, कितनी क्वांटिटी में करे हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू के साथ साथ उनकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, वो सब भी, कौन सा रेट लगा है GST का, कौन सा GST लगा है, किस रेट पे लगा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, आप अभी सप्लाई में पढ़ के ही आए होंगे, वो भी पता होता है। इसके साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर भी हमें दिखाने होते हैं, और टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की, वो सब, ये सारे पर्टिकुलर्स हमारे होने ज़रूरी हैं। देखो, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अब हम ना ये देख रहे हैं कि टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की। तो अगर टैक्सेबल गुड्स क्या है, देखो ये जो सब मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, सेक्शन 31, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सप्लाई चैप्टर में, तो मैं इसे बस जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ। अगर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो रिमूव होने से गुड्स को, मतलब गुड्स की सप्लाई होने से पहले या गुड्स की सप्लाई होने से पहले या होते हुए टाइम पे वो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनती है। अगर सप्लाई मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है गुड्स का, तो जिस टाइम पे डिलीवरी हुई है वो हमारी ड्यू डेट बन जाती है इनवॉइस इशू करने की। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है तो टाइम लिमिट है कि आपका अगर पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करते हो तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट जब आपने इशू करा है या फिर जब आपका पेमेंट रिसीव हुआ है, इन दोनों में से जो भी काम पहले होगा वो आपका टाइम लिमिट है। अगर सर्विसेज के केस में देखो तो नॉर्मल 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कर दो, और बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी के केस में 45 दिन का टाइम यहाँ दिया हुआ है। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केसेस में अगर हमने पहली पेमेंट की डेट जो है वो फिक्स कर रखी है, तो जो पेमेंट की डेट फिक्स है वही हमारी ड्यू डेट है। और अगर पेमेंट की डेट फिक्स नहीं है तो जिस दिन हमारा पेमेंट मिला है, अगर पेमेंट की डेट फिक्स नहीं है तो जिस दिन हमारा पेमेंट मिला है वही हमारा इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट है। अगर पेमेंट हमारा किसी इवेंट से लिंक है, कि कोई एक इवेंट कंप्लीट होना चाहिए, उस चीज़ से लिंक है, तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा वही हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। ठीक है, ये आपका था कि किस तरीके से मतलब ड्यू डेट हम डिसाइड करेंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ई इनवॉइस। ई इनवॉइस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, और ये जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया था अपनी 37th मीटिंग में, जो कि 20 सितंबर 2019 को हुई थी। ठीक है, ये जो इनवॉइस है वो जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट नहीं निकालती, ये टैक्स पेयर खुद से क्रिएट करता है। और कहाँ पे क्रिएट करता है, गवर्नमेंट के ईआरएम सिस्टम पे। इसकी एडवांटेज क्या है कि अब देखो इलेक्ट्रॉनिक है सारा सिस्टम, तो ऑटो रिपोर्टिंग हो जाती है, हम खुद से ही अपना जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट को जनरेट करने की जरूरत है तो हम खुद रिपोर्ट कर देते हैं कि जी हमारा काम हो गया है। एरर बिल्कुल कम है, ह्यूमन लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो एरर है नहीं, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फेक इन्वॉइसेस के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ई इनवॉइस इशू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा लोकल अथॉरिटी, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, या फिर पैसेंजर ऑफ द सप्लायर सर्विसेज, जो कि सप्लायर सर्विसेज है वो। अब हम पढ़ते हैं बिल ऑफ सप्लाई। देखो, जो लोग भी मतलब जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो कि एग्जेम सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम में आता है, तो वो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, और बिल ऑफ इनवॉइस के अंदर भी ये सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। क्या, नेम, एड्रेस एंड द जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, एक कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं जो टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए। एक दो ही कोई चेंज होगा तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ई वे बिल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है,
और उसकी ज़रूरत हमें तब होती है जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं गुड्स का, मूवमेंट कर रहे होते हैं गुड्स का, और जहाँ पे हमारी जो गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मतलब ई वे बिल ये जनरेट करते हैं। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए होता है। ई वे बिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है फॉर्म GSTR-EWB01 में कॉमन पोर्टल पे। ये जो कॉमन पोर्टल है यहाँ पे जाके आप इसे जनरेट कर सकते हो, और इसकी हेल्प से ये जो पोर्टल है वो हमें कई सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि जनरेशन की, कैंसिलेशन की, अमेंडमेंट की, असाइनमेंट की, ये सारी सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है। देखो ई वे बिल जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही जनरेट कर सकते हैं, कोई और जनरेट नहीं कर सकता। और अगर आपका ई वे बिल आपने जनरेट कर लिया है लेकिन आपने कोई भी सप्लाई नहीं करी है 24, मतलब आपने सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करी है, आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं करी है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो ई वे बिल है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ई वे बिल का लेकिन ई वे बिल को अपडेट करने का टाइम दिया जाता है 15 दिन का। 15 दिन तक, जिस दिन आपने वो ई वे बिल जनरेट किया है उसके 15 दिन तक आप इसे अपडेट कर सकते हैं। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट। देखो ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है वो सेक्शन 34(3) ऑफ द CGST एक्ट में डिफाइन किया गया है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने भी गुड्स, अब हम पहले पढ़ते हैं क्रेडिट नोट का। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया है, वो डेबिट नोट पढ़ रहे हैं, डेबिट नोट इशू करता है रिसिपेंट को दो कंडीशन में। क्या? जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवॉइस की वो आपने कम दे दी है, मतलब इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए उन पर टैक्स तो ज़्यादा लगा है बट आपने ना कम उन पर लिख के दे दिया है, तो आप डेबिट नोट इशू करोगे। या फिर जो टैक्स चार्ज हुआ है वो आपने कम दे दिया, या तो टैक्सेबल वैल्यू कम लिख दी है गुड्स या सर्विसेज की, या टैक्स कम चार्ज कर दिया है, तो आप डेबिट नोट इशू करते हो। क्रेडिट नोट इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या सप्लायर क्रेडिट नोट तब इशू करता है जब वो या तो टैक्सेबल वैल्यू बढ़ा के लिख देता है या फिर टैक्स वो ज़्यादा चार्ज कर देता है, तो तब क्रेडिट नोट लिखा जाता है। या अगर जो गुड्स हमने सप्लाई किए थे वो हमें रिटर्न कर दिए गए, या फिर जो हमने गुड्स और सर्विस सप्लाई किए थे वो शॉर्ट पाए गए, मतलब उसमें कुछ शॉर्टेज थी, तो इस वजह से तो तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट क्या है? देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट सेम जैसे बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जितनी सारी चीज़ें पर्टिकुलर्स होने चाहिए थे वही सब इसके अंदर होने चाहिए। देन आ जाते हैं टाइप ऑफ इनवॉइस। देखो सबसे पहला इनवॉइस आता है हमारा टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 31 के हिसाब से इशू होता है जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स और टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। देन आ जाता है कंसोलिडेट इनवॉइस। अगर जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं उन सब की वैल्यू लेस देन 200 है तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, एक एक टैक्स इनवॉइस इशू ना करके एंड ऑफ द डे कंसोलिडेट एक टैक्स इनवॉइस इशू कर देता है। इसके बाद आ जाता है हमारा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है कि जो हमने टैक्स इनवॉइस पहले इशू किया था देखो जो पहले टैक्स इनवॉइस हमने इशू करे थे ना उनके अगेंस्ट में हम ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। बट किस टाइम पे? जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप लाइबल हुए और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, बट रजिस्ट्रेशन आपको तुरंत तो मिल नहीं गया होगा। मान लो आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में 15 दिन लग गए या 1 महीना लग गया, तो वो जो 1 महीने का टाइम था उस टाइम पे आपने टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं किया होगा, या टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू किए होंगे, तो उस पूरे 1 महीने में का जो टाइम पीरियड था उसका आप दोबारा टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, इसे कहते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस। देन आ जाता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, जब भी कोई एडवांस पेमेंट तुम्हें करता है तो तुम उसे रिसिप्ट वाउचर लिख के देते हो कि हाँ जी, मतलब एक तरह से ये ऐसे सिक्योरिटी रहती है, प्रूफ रहता है कि हाँ जी एडवांस दे दिया है, ठीक है। देन आ जाता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई हमने अभी पढ़ा है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर एग्जाम सप्लाई करता है या फिर सेक्शन 10 वाला कंपोजिट स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं वो अगर सप्लाई करते हैं तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। देन आ जाता है इनवॉइस। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इसको इशू किया जाता है। देन पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो भी रिसिपेंट है जब वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लेता है तो वो पेमेंट वाउचर इशू करता है कि मैंने आपको पेमेंट कर दी, मतलब मैं रिसीवर हूँ, आप सप्लायर हो, आपने मुझे गुड सप्लाई किया और मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ रही हूँ तो मुझे टैक्स पे करना है, तो मैं आपको एक पेमेंट, आपको जब मैं पेमेंट करूँगी ना गुड्स और सर्विसेज का, तो मैं पेमेंट वाउचर इशू कर दूंगी एज एन अप्रूव। देन आ जाता है रिफंड वाउचर।
मान लो आप मुझे एडवांस देके चले गए थे, बाद में क्या हुआ कि आपको मतलब आपने गुड्स वगैरह लेने से मना कर दी, तो मैंने सोचा अब आपका क्या मैं रिफंड वो एडवांस रखूँ, तो मैंने आपको उसे वापस किया। तो मैं वापस वो करूँगी रिफंड वाउचर में, और मैं लिख के दे दूँगी कि हाँ जी मैंने आपके जो पैसे थे ना जो आपने मुझे रिसिप्ट वाउचर में दिए थे वो मैं आपको वापस कर रही हूँ। देन आ जाता है HSN कोड। ये क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये 6 डिजिट का यूनिफॉर्म कोड होता है जो लीगल और लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वेल डिफाइंड सिस्टम है, जिसकी वजह से हम गुड्स का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। और मोर देन 5000 गुड्स का ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन करता है। ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, 1988 में ये आया था। और इसका मेन पर्पस यही है कि ये जो गुड्स हैं उन सबको ढंग से क्लासीफाई कर सके एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर में। देन आ जाता है एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स। देखो एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स क्यों होते हैं? वो इसलिए आए हैं, कई बार क्या होता है, बिजनेस जो होता है ना, जीएसटी रेट कम हो गया, इसका फायदा कस्टमर तक नहीं पहुंचाते। मतलब मान लो पहले गवर्नमेंट 15% पे जीएसटी ले रही थी, फिर 10 पे कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी रेट कम करने की जगह अपना जो प्राइस है गुड्स का वो बढ़ा देते, तो बात तो सेम ही रहती है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि प्राइस जो है वो अंडर द कंट्रोल रहे और कोई भी ऐसा ना करे, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स आए हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अथॉरिटी को लगता है एग्जामिन करके कि ऐसा कहीं पे हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, कैंसिल वो ये वाले मेजर्स लगा देती है। इवन ऐसा होता है कि अगर अथॉरिटी को पता चल गया ना कि आप एंटी प्रॉफिटेरिंग कर रहे हो, तो आप जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। देन आ जाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे भी हमारा जीएसटी रेट लगता है, जीएसटी टैक्स लगता है। और जो टैक्सेबिलिटी है इन ट्रांजेक्शन की वो डिपेंड करती है कि ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है, मतलब किस तरीके का इंट्रास्टेट है, कैसा है, सप्लाई कहाँ से हुई है, और रिस्क कितने का अमाउंट जो है वो गया हुआ है, इन्हीं सब पे सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं। जो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 244 में दे रखी है ऑफ द CGST एक्ट 2017। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं ना, इसका मतलब यहाँ डिफाइन कर रखा है कि कोई भी पर्सन जिसका खुद का बिजनेस है या फिर वो किसी का बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या फिर कोई प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजॉन, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन दे रखी है। आ गया तो एज इट इज लिख के आ जाना, याद कर लेना। देन आ जाता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। 3 तरह के जो लेजर हैं वो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे मेंटेन करती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये जो लेजर है वो बैलेंस और ट्रांजैक्शन दिखाता है जो भी कैश के अंदर होता है। कैश के रिगार्डिंग जो भी बैलेंस या ट्रांजैक्शन है वो इसके अंदर दिखाया जाता है। ये लेजर मेंटेन किया जाता है हर एक टैक्सेबल पर्सन का GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, जो कंपनी बताई थी पहले पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, उसमें कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वो अपने डैशबोर्ड पे इस लेजर का अमाउंट या क्या चल रहा है वो देख सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमारा यूज किया जाता है किसी भी चीज़ का पेमेंट करने के लिए, कोई भी लायबिलिटी वगैरह होती है ना उसका पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट लेजर, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हमारा नेक्स्ट लेजर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, हाँ ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को इनपुट टैक्स लेजर भी कहते हैं। ये लेजर जो है वो बैलेंस शो करता है 3 मेजर हेड के अंदर, जैसे GST, SGST इसके अंदर, और ये रूल 86 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। और इसको अगर हमें भरना होता है ना, इसको ये भरना होता है तो ये फॉर्म GST PMT 02 के अंदर भरा जाता है। अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं आउटपुट टैक्स की, ओनली दिस लेजर विल बी, तो ये वाला लेजर ही डेबिट किया जाता है। देन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब क्या होता है, ये लेजर बैलेंस शो करता है जो भी पूरी लायबिलिटी है ना हमारी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की जितनी भी लायबिलिटी है जो डिस्चार्ज करनी है उसे, वो सब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में शो की जाएंगी। और इसको हम टैक्स लायबिलिटी लेजर भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है GSTN के द्वारा। ये शो करता है जितनी भी लायबिलिटी है किसी भी पर्सन की आउटपुट टैक्स से रिलेटेड, मतलब जो हमें टैक्स पे करना है, येट टू बी पेड, वो सब ये शो करता है। और इसे रूल 86 के अंदर ऑफ CGST एक्ट डिफाइन किया गया है। ये मेंटेन किया जाता है फॉर्म GST PMT 01 में। और जो भी अमाउंट हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर। देन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है
और उसने कोई भी प्रॉब्लम देखी है, उसे लग रहा है कि उसके लायबिलिटी लेजर में कोई दिक्कत है या कुछ अमाउंट इधर से उधर हो रहा है, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज को, फॉर्म GSTR PMT 04 के थ्रू कॉमन पोर्टल पे। अब आ जाता है GST TDS, टैक्स डिटेक्टेड एज अ सोर्स। देखो ये अक्टूबर 2018 की नोटिफिकेशन आई थी और तब से ये TDS जो है वो यहाँ पे लगा है। कोई भी पर्सन अगर मतलब कोई भी पर्सन जो है जो पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, वो 2% का जो GST वो TDS है वो डिटेक्ट कर लेता है उस सारे पेमेंट पे। इससे क्या रहता है कि इससे अगर हमारा जो सप्लायर है वो थोड़ा बहुत घपला भी करे ना, तो रिसिपेंट जो ये TDS डिटेक्ट करता है, इससे हमें पूरा मतलब पता चलता है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है QRMT। इसका मतलब है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग विद मंथली पेमेंट। मतलब आपको ये जो रिटर्न फाइल करना होगा वो तो क्वार्टरली, लेकिन जो पेमेंट करना होगा वो मंथली करना होगा। और ये ना स्कीम आई थी ताकि ये सिंप्लीफाइड कर सके GST कंप्लाइंस स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, और ये 2021 में आई थी। ये अलाउ करती है बिजनेसमैन को कि वो GSTR 3B जो है उसका रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर दे, लेकिन जो पेमेंट है वो मंथली कर सके। तो जो जितने भी टैक्स पेयर हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ तक है, वो ही इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब उसे ले सकते हैं। ठीक है, अब इस स्कीम का एम क्या था कि ये जो कंप्लाइंस बर्डन है वो कम कर दे, ताकि जो लोग हैं अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उन पर बर्डन कम हो जाएगा, वरना मंथली रिटर्न में तो हर बार एकदम महीना आ जाता है घूम के जी रिटर्न फाइल करो। और इससे क्या होता है कि कंप्लाइंस अगर बर्डन कम रहता है ना, तो लोग टैक्स पे करने में हिचकिचाते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो आप फिर इस स्कीम के अंदर नहीं रह सकते हो। इसी के साथ आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं सेकंड यूनिट और बाकी यूनिट्स के न्यूमेरिकल लेकर आऊँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।